नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। तो शुरू करते हैं खबरों की। और पहली खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की जहरीली हवा ने दमा और सांस के मरीजों की टेंशन बढ़ा दी है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश की समस्या महसूस हो रही है। दिवाली के पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली के अशोक विहार इलाके में हवा गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल रात करीब 1 बजे 999 दर्ज किया गया। बाकी इलाकों में भी प्रदूषण हालात बदतर होते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मोक की चादर दिखी, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित परेड ग्राउंड में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम धामी ने उन्होंने संस्कृत का संरक्षण बताया। उन्होंने कहा, यह सनातन संस्कृत के संरक्षण के रूप में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ठीक ही लिखा है, बिना सत्संग विवेक न होए, समकृपा बनु सुलभ न होए। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज नहीं होता। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व को ज्ञान, दर्शन, आत्मध्य और संस्कृत से परिचित कराने वाले पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से आज उन्हें इस दरबार में बालाजी महाराज के प्रति अपनी आस्था को साझा करने का एक अप्रतिम अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे प्रचार दरबार में हजारी लगाने का सौभाग्य विरले लोगों को ही प्राप्त होता है और इसमें भी यदि महाराज श्री का आशीर्वाद मिले तो इसका आशीष कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगली खबर रायबरेली के मिलाएशिया थाना क्षेत्र की है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने लाठी डंडे से की मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तहसील प्रशासन और पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रुक करेंगे अगली खबर क्या, जहां गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की लालबाग कॉलोनी में लूट की वारदात बढ़ती जा रही है। बता दें कि महिला से चैन लूटकर दहशत फैलाने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ऐसे अपराधियों का इलाज होना बेहद जरूरी है। खबर हापुड़ से है, जहां ट्रैक्टर भी हेलमेट पहनकर चलाना होगा। आपको बता दें कि बिना हेलमेट चलाने पर घर पर 1000 का चालान भेजा गया। परिवहन विभाग के ऑटो ने चालान भेजा, वहीं चालान देखकर किसान के होश उड़ गए। साथ ही पीड़ित किसान अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मामले हापुड़ के सिलाई गांव का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को घेरा। क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना।
पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के लिए काला कौ हूं। सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना। ब्याज ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। किसानों के साथ छलावा किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होता था। भ्रूण हत्या होता था। जब घर में बेटी पैदा होती थी तो लोग समझते थे कि बोझ पैदा हुई है। सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहला कदम लाडली लक्ष्मी योजना। अब घर में बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं, घर में पैदा होती है लड़की तो लखपति पैदा होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र में संस्कृत सांसद कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां देश के कई कोनों में संत समाज तकरीबन 600 विद्वान पहुंचे। इसी मौके पर बबीता फोगाट ने इंडिया वॉइस के साथ खास बातचीत की है। कुश्ती चैंपियन मौजूद हैं। बबीता जी, वाराणसी आगमन हुआ है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी आज कार्य क्षेत्र में, उनके कर्म भूमि में मैं आई हूं और मुझे यहाँ देखने को मिला है। अब तक तो सुनते थे, आज देखने को, अपनी आंखों से देखने को मिला, तो उनका हृदय से आभार करूंगी कि उन्होंने वाराणसी को इतना खूबसूरत बना दिया है, काशी कॉरिडोर बना दिया है, और न जाने कितने यहाँ पे जो कार्य किए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम होगा। और आज संस्कृति सदन में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये मौका जो है जितेंद्र जी महाराज और उनके सभी आयोजकों का, जो गंगा महासभा के सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करूँगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी धन्यवाद करूँगी कि ये कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि आज वास्तव में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। आपने दर्शन किया, कॉरिडोर कैसा लगा? मैं सुबह सुबह दर्शन करके ही आई हूँ। जब यहाँ पे आई तो मैं पहले मन बना के आई हूँ कि पहले जाके मुझे
कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आशीर्वाद लेके आऊं, और जो कि समय अनुसार मेरे दर्शन भी हुए और मैं कार्यक्रम में भी समय से पहुंच गई हूं। एक आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पे भगवा ओढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं हम भी हिंदू हैं, तो मौसमी हिंदू पर क्या कहेंगी? मौसमी हिंदुओं के लिए तो क्या कहना है, दिल से हिंदू होना चाहिए जैसे कि हम सब लोग हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो सनातन धर्म ही सबको समावेश करने की अगर किसी में शक्ति है तो सनातन के अंदर है। पूरे विश्व का कल्याण करने की अगर शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बबीता फोगाट, जो कि संस्कृति संसद में शिरकत करने वाराणसी आई थी, और ऐसे में इन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ जो मौसमी हिंदू हैं, यानी कि जो चुनाव के समय जो भगवा ओढ़ लेते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो है देश का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर जो मौसमी हिंदू है, मौसमी हिंदू नहीं होने से नहीं होता है, दिल से हिंदू होना चाहिए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। वाराणसी पहुंची बबीता फोगाट ने राहुल गांधी और महिला पहलवानों के मसले पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और तो कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी तोते और रिमोट से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या मानते हैं? जो खुद ही मंचला है, जिनको वो 53 साल की उम्र में ये पता चलता है कि वो युवा हैं, उनके बारे में क्या कहना है। और दूसरी उनकी बहन जो है पिंकी दीदी, उनको तो उनका तो कहीं भी क्या, वैसे ही अपने भाई की तरह वो भी जो कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं। हमें तो हमारे माँ बाप ने बचपन में ही लड़ना सिखा दिया था, और वो भी लड़कों के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनको बहुत लेट पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बुरा मानने की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा और महिलाओं का कोई भी शोषण करेगा, उनको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी संसद भवन के आगे कहा था। और सिर्फ वो बात ही नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए हर वो एक्शन लेते हैं जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, चाहे महिलाओं की एनडीए के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, हर वो कदम उठाया है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। जहां 2024 के चुनावी युद्ध में बीजेपी लंबे समय से अपने तीर तरसकर मजबूत करने में लगी है, और इन तीरों का निशाना उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पार्टी की जीत है, जिसके लिए बीजेपी ने एक साथ कई रणनीतियों का फॉर्मूला तैयार किया है। जहां एक तरफ तो बीजेपी के दिग्गज हारी सीटों पर पार्टी की कमान संभालने की तैयारी में है, तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में जुड़ने वाले नए मंत्री भी चुनावी समीकरण को बीजेपी के पक्ष में सेट करने में काम कर रहे हैं। क्या दीपावली से पहले होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार? क्यों लग रहे हैं अटकलें? क्या हो चुकी तैयारी? किस किस की ताजपोशी की है इस बार पारी, या सिर्फ सियासी अटकलों का बाजार गर्म? उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी मोड में अव्वल रहने वाली बीजेपी इस बार भी हथियारों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसके तहत अब यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रख दिया है और बकायदा रणनीति पर कसरत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मेन फोकस इस बार 2019 में हारी हुई बाजी को जीत में पलटने का है, जिसके लिए 2019 बीजेपी के हाथ से गई 14 लोकसभा सीटों पर अब दिग्गज चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी भी हो चुकी है। और इन चेहरों में बीजेपी के मंत्रियों से लेकर फिल्मी सितारों के साथ साथ पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों की फौज चुनावी युद्ध में बीजेपी की ओर से कमान संभालने की तैयारी हो रही है। वहीं इन खबरों के बीच खबर ये भी है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी तैयारी हो चुकी है। आने वाली दीपावली के मौके पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वैसे ये सिर्फ खबरें ही हैं, क्योंकि इससे पहले जिक्र नवरात्रों का भी था, लेकिन नवरात्रों में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मगर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने की तमन्ना क्या इस बार पूरी होगी? इसके साथ ही हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान भी इसी कतार में इंतजार कर रहे हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह चौहान
का सियासी भविष्य अटकलों के बीच के दौर से गुजर रहा है, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक की खासी दौड़ भी लगाई है। वहीं खबरें ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में भी शामिल हैं। वो मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़वा सकती है। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण के नाम पर भी चर्चाएं हैं कि वो इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम भी फिरोजाबाद से, तो मथुरा सीट पर भी एक विधायक के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश मॉडल पर भी कई सांसदों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी उस फॉर्मूले पर अमल कर ले। बीजेपी की मंशा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीत सके, जिसके लिए खाद पानी तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन नए योद्धाओं पर जिम्मेदारी होगी इस बार इन सभी 14 सीटों पर कमल खिलाए, जिसके लिए पार्टी आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी कमर कस चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के सितारे और दिग्गज चेहरे क्या राजनीति के आसमान में बीजेपी के सितारे बुलंद कर पाते हैं या फिर नहीं। मगर उससे बड़ा सवाल ये कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे सरीके चेहरे अब मंत्रिमंडल में भी शामिल हो पाते हैं या फिर नहीं। दिवाली का पटाखा फूटेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कई बार देखा गया है कि कई शिलान्यास के बाद योजना पर काम शुरू होना या उसको पूरा होने में कई साल लग जाते हैं और जिनका लोकार्पण होता है उनमें गुणवत्ता की शिकायत आने लगती है। सीएम के जुड़ने से ऐसे सभी योजनाओं की सीएम कार्यालय में भी लगातार समीक्षा करेंगे। अब खबर ये है कि नियोजन सचिव के पत्र के बाद सभी विभाग आने वाली योजनाओं का ब्यौरा तैयार करने में लगे हैं। अब देखते हैं कि सरकार का ये नया आदेश के बाद तस्वीर क्या है और या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। सचिव का बड़ा आदेश, लोकार्पण के लिए बनेगी कमेटी, मंत्री अधिकारी नहीं कर पाएंगे लोकार्पण, सभी विभागों को भेजा गया आदेश। जी, खबर दिलचस्प है वो ये कि अब उत्तराखंड में विकास कार्यों और नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इसका शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। अब इस आदेश को लेकर सूबे की सियासत हिलोरे मार रही है। सियासत पर बाद में आते हैं, मगर पहले आदेश की दास्तान को समझ लीजिए। दरअसल नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और डीएम को इस बाबत पत्र भेजा है। बकायदा मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके आधार पर हर जिले में सीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। अब इस फैसले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि ये तो होना ही था, क्योंकि जिनका मन हो रहा था वही लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा था, जबकि भाजपाई नियम कायदे कानून की दुहाई दे रहे हैं। जल जीवन मिशन का लाभ अब प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई खुश है और योगी सरकार के आभार जता रहा है।
हम आपको बस्ती के रानीपुर गांव लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम उठते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जल ही जीवन है और जल है तो ही कल है, और इस वाक्य के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। लिहाजा देश की हर एक जनता तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का आगाज किया था, और इस योजना के तहत यूपी में तेजी से काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तत्परता के कारण इस योजना का लाभ धरातल पर तेजी से देखने को मिल रहा है। बस्ती जिले में भी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बस्ती जिले में कुल 3,57,100 घरों तक पेयजल पहुंचना है, जिसमें से 2,44,446 घरों तक पेयजल पहुंचा दिया गया है। यानी जिले में 68.45% काम पूरा हो चुका है। योजना का लाभ मिलने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। बस्ती जिले के रानीपुर गांव के लोग योजना का लाभ मिलने से गदगद हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दिया जा रहा है। सरकार बहुत अच्छी मानना चाहिए, सरकार को बहुत अच्छा मानते हैं। तो पानी पहुंच रहा है। ये नल योजना से अच्छा इसका पानी भी है। पानी तो बढ़िया है, बतावा। हाँ, अच्छा वाला पानी है ये। पिए मन का नल का पानी नहीं, चाय वो बनाए दूध नहीं फाटा। हमारे भाजपा सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर घर नल से जो जल पहुंचाया जा रहा है इस योजना से। पूर्व में नल के लिए बड़ी मारामारी रहती थी। हर आदमी, हर किसान, हर गृहस्थ चाहता था कि उसके घर पे नल लगे। सीएम योगी की लगनशीलता और कर्मठता के कारण ही प्रदेश के निचले पायदान तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, और लोगों को घरों पर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे लोग योगी सरकार का कोटि कोटि आभार जता रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।